हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संज्ञानात्मक विकास, जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है जेरोम सेमोर ब्रूनर। ठीक है, या फिर हम इनको जेएस ब्रूनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने जो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ये थ्योरी दी थी इन्होंने हमें 1964 में। ठीक है, थ्योरी हमें कब दी थी? 1964 में। देखिए, जीन पियाजे ने तो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की बौद्धिक अक्षमताओं के बारे में बताया था। वहाँ पर उन्होंने बौद्धिक अक्षमताओं की बात की थी। यहाँ पर जो जेरोम ब्रूनर हमें बता रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ये कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञान है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उसके ज्ञान की संरचना के आधार पर होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसके ज्ञान की संरचना के आधार पर होता है। ठीक है, इनका कहना था कि बच्चा अपने ज्ञान की संरचना का जो बनाता है, अपने ज्ञान को मतलब इनका कहना था कि जो बच्चा है ना, वो किसी भी चीज़ को लेकर पहले ज्ञान जुटाता है, ज्ञान बढ़ाता है। जब उसका उस चीज़ के प्रति, उस तथ्य के प्रति जब उसका ज्ञान बढ़ जाता है, वैसे वैसे उसका संज्ञान का भी विकास होता जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ज्ञान की संरचना की अवधारणा पर बल दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो ज्ञान की संरचना के आधार पर होता है, संरचना के आधार पर होता है, आधार पर होता है। ठीक है, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम तो आपको पता ही है, बहुत सारे नेम से हम इनको जान सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है तो हम इसको ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा स्वयं प्रतिनिधित्व करता है अपनी ज्ञान की संरचना बनाने में। ठीक है, यानी कि उसके स्वयं का निर्देशन होता है, इसलिए हम इसको निर्देशन अवस्था का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। निर्देशन अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, बच्चा तर्क से, चिंतन से, अन्वेषणात्मक तरीके से ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है, इसलिए हम इस सिद्धांत को अन्वेषणात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अन्वेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी एज में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, जेएस ब्रूनर का मानना था कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी एज में कुछ भी सिखा सकते हो, ये बात बोली थी जीन पियाजे ने। और जेरोम ब्रूनर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, तो इनका मानना था कि किसी भी एज में कोई भी बच्चा कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, जीन पियाजे कहते हैं कि किसी भी एज में सिखाया जा सकता है, और ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा सीख सकता है। ये कथन पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट डाल के। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी इन्होंने कि किसी भी आयु में बच्चा सीख सकता है, सीख सकता है। ये कथन किसका था? जेएस ब्रूनर का। ठीक है, और किसी भी अवस्था में, किसी भी आयु में, कह लीजिए आयु में बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ये बात किसने बोली थी? जीन पियाजे ने, जीन पियाजे। ठीक है, ये दोनों कथन आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कथन पूछा गया था और बच्चे पियाजे टिक करके आए थे, क्योंकि ऑप्शन में जीन पियाजे भी दिया गया था। तो दोनों में डिफरेंस समझना है। ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा
सीख सकता है और पियाजे कहते हैं कि बच्चे को सिखाया जा सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चा ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करेगा, स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करेगा और उसी के आधार पर उसका संज्ञानात्मक विकास का संज्ञान का विकास होगा या संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, और पियाजे कहते हैं कि बच्चे को किसी भी एज में कुछ भी हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं कि जे.एस. ब्रूनर हमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में और क्या बताते हैं। तो सुनिए, जेरोम ब्रूनर ने यानी कि जे.एस. ब्रूनर ने हमें संज्ञानात्मक विकास के लिए 6 आधार बताए हैं और 4 तत्व बताए हैं। इनका कहना था कि अगर आप किसी भी बच्चे का, कोई भी बच्चा अगर लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है, तो अगर उसका संज्ञानात्मक विकास आप चाहते हैं तो उसको इन 6 आधारों को फॉलो करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कौन से 6 आधार बताए हैं हमें संज्ञानात्मक विकास। जे.एस. ब्रूनर ने हमें 6 आधार बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, इनका कहना है कि बच्चे को अंतर्दर्शी चिंतन करना चाहिए। अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। ब्रूनर कहते हैं कि अगर आप शिक्षक हैं और चाहते हैं कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा हो, उनका संज्ञान बहुत अच्छा हो, तो आप इन 6 आधारों को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप बालक हैं तब भी आप इन 6 आधारों को फॉलो कीजिए। आपका अधिगम स्तर बढ़ेगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी और लर्निंग बढ़ेगी तो आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। पहला इन्होंने कहा कि अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। मैंने यहाँ पे बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विश्लेषणात्मक चिंतन को महत्व देते हैं, जबकि जो जेरोम ब्रूनर हैं वो अंतर्दर्शी चिंतन को महत्व देते हैं, यानी कि इन चिंतन को महत्व देते हैं। इनका मानना है कि अगर आप किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, आप अधिगम कर रहे हैं, तो पहले आपको उसको चिंतन करना चाहिए, पहले उस चीज़ को अपने अंदर समझना चाहिए, उस चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए। जबकि जो बाकी मनोवैज्ञानिक हैं वो विश्लेषणात्मक चिंतन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी समस्या को अलग अलग तरह से समाधान करो, उस पर तर्क करो। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्दर्शन चिंतन विधि पर बल दिया किसने दिया? जे.एस. ब्रूनर ने। तो ये कहते हैं कि अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप बच्चे का अच्छा चाहते हो तो अंतर्दर्शी चिंतन बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि फिर बच्चे को विषय की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। विषय की संरचना देखिए, जैसे हमने अभी ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको क्या बताया, पहले जेरोम ब्रूनर के बारे में बताया, फिर थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में बताया कि जीन पियाजे ने बौद्धिक क्षमताओं की बात की थी और जेरोम ब्रूनर ने क्या किया था, जेरोम ब्रूनर ने ज्ञान की संरचना की बात की थी। फिर मैंने आपको बोला कि इन्होंने 6 आधार बताए हैं, 4 तत्व बताए हैं और 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो मैंने क्या किया, जो हम पढ़ने वाले हैं उस विषय वस्तु की संरचना आपको समझा दी कि हमें ये इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो यही बात बोल रहे हैं ब्रूनर साहब कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बढ़ा रहे हो, अगर आप शिक्षक हो और बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो पहले बच्चे के अंदर अंतर्दर्शी चिंतन का विकास होना चाहिए। उसके बाद बच्चे को आप विषय की संरचना बताओ। जो भी आप पढ़ा रहे हो, मान लो कंप्यूटर पढ़ा रहे हो तो पहले तो बच्चे को कीवर्ड्स पता होने चाहिए, है ना। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस में कोई टॉपिक लेकर चले हो आप, ठीक है, तो पहले तो उस टॉपिक में बताइए कि उस चैप्टर में बताइए कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये किससे रिलेटेड है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अधिगम करवाना चाहते हैं, लर्निंग करवाना चाहते हैं, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा चाहते हैं, तो जो भी चीज़ बच्चा सीख रहा है पहले उस विषय की संरचना बच्चे को समझानी चाहिए। फिर थर्ड स्टेप बताया इन्होंने अन्वेषणात्मक व्याख्या। ठीक है,
अब ये कह रहा है, अब बच्चे को जब विषय की संरचना का पता चल जाता है तब बच्चा क्या करता है, उसकी अन्वेषणात्मक व्याख्या करता है या अन्वेषणात्मक चिंतन करता है, यानी कि तर्क करता है, उस चीज़ के बारे में सोचता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आपको बोला होगा कि हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं जे.एस. ब्रोनर का, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जीन पियाजे की बात भी आई होगी। मैंने आपको विषय की संरचना दी और आपके दिमाग में क्या शुरू हो गया, अन्वेषणात्मक चिंतन शुरू हो गया। ठीक है, जब बच्चे को आप विषय वस्तु की संरचना समझा देते हो तब होता है अन्वेषणात्मक व्याख्या या चिंतन। फोर्थ स्टेप बताया इन्होंने संबद्धता प्रक्रिया, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, संबद्धता प्रक्रिया का अर्थ क्या है, इन्होंने कहा कि अब जो हम पढ़ रहे हैं हमें उसे दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं और साइंस का कोई चैप्टर करवा रहे हैं, मान लो पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, तो उसको बच्चों को आप पेड़ पौधे जो वो डेली लाइफ में देखते हैं, या तो क्लास में कोई अगर लीव्स के बारे में समझा रहे हैं तो क्लास में लीफ लेके आ सकते हैं, आराम से फ्लावर लेके आ सकते हैं। तब बच्चों को बताइए फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है, कौन से पार्ट किस काम आता है, कौन से पार्ट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि संबद्धता का नियम हमें अपनाना चाहिए, हमें चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, हमें हमारी जो लर्निंग है वो चीज़ों को के साथ कोरिलेशन से करनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया संबद्धता क्या है, चीज़ों के साथ कोरिलेट करके चीज़ों को समझना। ठीक है, पहला इन्होंने कहा कि अंतर्मन में चिंतन करना है हमें, अंतर्दर्शी चिंतन, फिर हमें विषय की संरचना समझनी है, फिर उस पर तर्क करना है, फिर हमें उसको कोरिलेट करना है हमारी डेली लाइफ से, दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, हर तरीके से उसको कोरिलेट करके पढ़ना है। फिर फिफ्थ स्टेप बताया है इन्होंने लर्निंग का तत्परता या फिर आप क्या बोल सकते हो, क्रियाशीलता। इन्होंने कहा कि जब तक बच्चा क्रियाशील होकर किसी भी कार्य को नहीं करेगा तब तक उसका संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी ये टॉपिक पढ़ के छोड़ दोगे इसको, फिर उठाओगे नहीं 2-3 महीने तक, तो क्या होगा, आप एक्टिव ही नहीं थे उस लर्निंग के लिए, तो क्या होगा, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तत्परता बहुत ज़रूरी है। और सिक्स्थ स्टेप इन्होंने, छठा आधार जो हमें बताया है वो है शिक्षार्थियों का स्वकार्य, शिक्षार्थियों द्वारा स्वकार्य। ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इनका कहना है कि जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा तब तक जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो उच्च लेवल तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जो भी चीज़ अगर हम खुद करके सीखते हैं तो हमारे संज्ञान में वो, हमारे दिमाग में वो, हमारी बौद्धिक अक्षमताओं में वो ज़्यादा टाइम तक रहती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया है। ये थे 6 आधार। तो अगर आप शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत अच्छा होगा। अब हम 4 तत्व बताए हैं, आधारभूत तत्व सिद्धांत। ठीक है, सेकंड है मूलभूत, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, संप्रत्य निर्माण का सिद्धांत। थर्ड जो बताया है इन्होंने कहा है सिद्धांत स्थायित्व। और जो फोर्थ इन्होंने बताया है वो है निरंतर पुनर्विचार। ठीक है, ये 4 तत्व बताए हैं इन्होंने कहा है कि अगर आप शिक्षक हैं और बच्चे को अधिगम सिखा रहे हैं, लर्निंग सिखा रहे हैं, क्योंकि देखो इन्होंने कहा था कि जो संज्ञान है ना वो ज्ञान की संरचना के आधार पर विकसित होगा। तो जब तक बच्चा लर्निंग नहीं करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए इन्होंने 6 आधार और 4 तत्व बताए हैं कि बच्चे को लर्निंग कैसे करनी चाहिए, बच्चे का अधिगम कैसा होना चाहिए। ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आधारभूत तत्व सिद्धांत, इसमें इन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो पहले आप सरल से
शुरुआत से, यानी कि शुरुआत से शुरू कीजिए। पहले उसको बेसिक चीज़ें सिखाइए, बाद में एडवांस लेवल पर लेकर जाइए। मान लो कि आप बच्चे को शब्द पूरा वर्ड बोलना सिखा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाने पड़ेंगे। हिंदी की बात करें तो पहले आपको वर्ण सिखाने पड़ेंगे, फिर उन वर्णों को जोड़कर छोटे छोटे जो शब्द बनेंगे हम बच्चे को वो सिखाएंगे, और इसी प्रक्रिया में बच्चे धीरे धीरे 2 या 3 शब्द के वाक्य बोलना सीख जाएगा। तो ये यही कहते हैं कि आधारभूत तत्व सिद्धांत क्या कहता है हमारा, कि बच्चे को पहले आसान चीज़ें सिखाओ, फिर उसको विशिष्ट की ओर लेकर जाओ। ठीक है। अब ये कह रहा है सेकंड सिद्धांत है संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत, यानी कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो उस चीज़ को, उस विषय वस्तु को लेकर क्लियर होने चाहिए। थर्ड ये बोलते हैं सिद्धांत स्थायित्व। अब ये कहता है कि जो भी बच्चे ने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट उसने सीखे हैं, अब बच्चे को क्या करना है, उनको दिमाग में, अपने माइंड में सेट करना है, अपने संज्ञान में उनको धारण करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट सीखता है उनको क्या करेगा, धारण करेगा। फिर ये कहते हैं निरंतर पुनर्विचार। अब इन्होंने जो भी सीखा है, जो भी कॉन्सेप्ट इन्होंने लर्न किया है, सीखा है, उसको दिमाग में धारण किया है, उस पर इनका चिंतन चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ के आप कोई टॉपिक उसको 2 साल तक उठाओगे ही नहीं। ठीक है। तो इनका कहना है कि किसी भी विषय वस्तु जो आपने सीखी है उस पर आपका तर्क चिंतन होते रहना चाहिए। ठीक है। तभी बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। लर्निंग अच्छी होगी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी बहुत अच्छा होगा। अब इन्होंने हमें संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। इन अवस्थाओं से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। इन्होंने हमें 3 स्टेजेस बताई हैं। मैं नेमिंग इंग्लिश में कर रही हूँ क्योंकि देखिए आप समझिए। पहले फर्स्ट स्टेज इन्होंने दी है इनएक्टिव स्टेज, सेकंड स्टेज इन्होंने दी है आइकॉनिक स्टेज, थर्ड स्टेज इन्होंने दी है सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज यानी कि क्रियाशील अवस्था, क्रियाशील अवस्था, और क्या कह सकते हो, विधि निर्माण अवस्था। तो जो हिंदी में जो नेमिंग है इन अवस्थाओं की वो बहुत सारी है। आप इसको क्रियाशील अवस्था, विधि निर्माण अवस्था, सक्रिय अवस्था, निर्माण अवस्था, ठीक है, बहुत सारी नेमिंग आपको मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के लिए। इसलिए मैंने आपको पहले इंग्लिश में प्रेफर किया है कि आप पहले इनको इंग्लिश में ध्यान रखिए, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नेमिंग मिलेगी आपको, पर हिंदी में नेमिंग चेंज होके मिल सकती है। तो अगर आप सिर्फ इसको क्रियाशील अवस्था से याद करके जाएंगे और पेपर में मिल जाता है विधि निर्माण अवस्था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इन तीनों अवस्थाओं को नेमिंग से भी बड़ी इजीली हो जाएगा। इनएक्टिव स्टेज यानी कि जहाँ पर बच्चा, अब इसको गामक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा है वो 0 से 2 साल का है। ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा है वो गामक क्रियाओं से सीखता है, अपने संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक जो उसका संज्ञान जो है उसका विकास हो जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो देखिए नाम बहुत सारे बन जाएंगे, इंद्रिय जनित अवस्था, विधि निर्माण अवस्था, गामक क्रियाओं की अवस्था। बट आप इंग्लिश में याद रखिए इनएक्टिव स्टेज 0 से 2 वर्ष, और ये जो एज है ये भी बुक्स में वेरी मिल जाएगी, आपको वेरी करती है। और यहाँ पर डाउट भी होता है, हर बार पेपर में भी इसके ऊपर डाउट लगाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में ये एज डिफरेंट दी गई है। ठीक है। और सेकंड नेम है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज इन्होंने कहा है कि ये होती है 2 से 7 वर्ष, ये होती है 2 से 7 वर्ष, और सिंबॉलिक स्टेज होती है 8 से 13 वर्ष बोल सकते हो आप, या 7 से 13 वर्ष। ठीक है। तो आइकॉनिक स्टेज होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था,
और सिंबॉलिक स्टेज होती है प्रतीकात्मक अवस्था, यानी कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था। यहाँ पर जो बच्चा है वो 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, वो चिंतन करना, तर्क करना आरंभ कर देता है, उसको शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और 8 से 13 वर्ष में बच्चा प्रतीकों के माध्यम से भी सीखना शुरू कर देता है। और इस अवस्था की मेन इम्पोर्टेंट बात है कि मानचित्र निरूपण का जो है वो विकास हो जाता है। मस्तिष्क यानी कि उसके दिमाग में, मतलब जो भी हम स्टोरी, जो भी हम बातें कर रहे हैं, उसके दिमाग में साथ साथ उन चीज़ों की जो इमेज है वो चलती रहती है। तो इस अवस्था की मेन बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मस्तिष्कीय मानचित्र निरूपण का जो विकास है वो कौन से स्टेज में हो जाता है? आइकॉनिक स्टेज में। थर्ड है सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि प्रतीकात्मक अवस्था। इसमें बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है, भाषीय विकास, तर्क करना शुरू कर देता है, चिंतन का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं बताई हैं। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा क्रियाशील अवस्था भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी क्रियाओं के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो है वो चीज़ों को सीखता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। आइकॉनिक स्टेज यानी कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसके अंदर बच्चे का चिंतन का विकास हो जाता है। जो भी चीज़ें हम बोलते हैं उसके दिमाग में उसकी इमेजेस चलती रहती हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेज बताई है हमें सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि प्रतीकात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चे का भाषा का भी विकास हो जाता है, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, चीज़ों के ऊपर विचार करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 18 से 13 वर्ष है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेविड आशुबेल का संज्ञानात्मक विकास। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।